हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। देखिए, ये जो हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है वो टीचिंग्स ऑफ महावीरा का पार्ट 2 रहने वाली है। जो फर्स्ट वीडियो थी जैनिज्म से रिलेटेड, जिसमें हमने डिस्कस करा था अर्ली लाइफ ऑफ महावीर। ठीक है, अब जो उसके बाद वीडियो आई यानी सेकंड पार्ट जो आया, उसमें हमने टीचिंग्स ऑफ महावीर देखी कि महावीर जो थे यानी महावीरा जी, उन्होंने क्या क्या प्रीच करा था, क्या क्या सिखाया था, अपने क्या क्या उनके प्रिंसिपल्स से, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स और ज्वेल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई थी, स्प्लिट वगैरह भी होगा जैनिज्म में, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर अप करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं ना, सॉरी नॉट सपोर्ट, इट्स सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको यूट्यूब पर लाइव आकर भी पढ़ाऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो मैं आपको लाइव ही उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मगर अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट रेज होता है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो वीडियोस हैं हिस्ट्री की, ये कोई भी देख लीजिए, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा। अगर आपने मुझे सपोर्ट कंटिन्यूसली करा तो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी कुछ ना कुछ करा जाएगा, मगर उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो जैनिज्म में जो महावीरा जी ने जो अपनी डॉक्ट्रिन्स वगैरह दी थी, उनका जो रिलीवेंस है ना आज के समय में बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में जो एक्सट्रीमिज़म वायलेंस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी आज खतरे में है। ठीक है, क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं, मगर इन चीज़ों को रोकने के लिए अगर हम जो जैनिज्म महावीरा जी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन्स वगैरह प्रोपाउंड करी गई थी, अगर हम उनको ध्यान में रखें और फिर देखें कि क्या ये सारी चीज़ें आज के समय में काम आ सकती हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो जैनिज्म में जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो आज के समय में बहुत ज़्यादा रिलीवेंट यानी कारगर साबित होती हैं। जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए और आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज, यानी आप देख लीजिए टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया, और आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो मतलब नक्सलिस्ट जिन्हें बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्म उठा लेते हैं अपने हाथ में और अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं डेवलपमेंट के। तो ये सारी चीज़ें भी, इन सारी चीज़ों से भी हम टैकल कर सकते हैं। और जो कम्युनल फोर्सेस हैं, यानी जो रिलीजन के बेस पर अपने रिलीजन को ही बढ़ावा देते हैं, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं हर किसी चीज़ से, तो वो उन चीज़ों से भी हम आज ईजीली टैकल कर सकते हैं। इंसर्जेंट वगैरह चीज़ों से भी, यानी जितने भी प्रकार के क्राइम वगैरह हैं ना, उन चीज़ों से हम आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर हम जो महावीरा जी के द्वारा और जो अदर तीर्थंकारास थे उनके द्वारा जो फिलॉसफीज़ दी गई हैं, अगर उनको हम पालन करें, उनको हम ध्यान में रखें तो। ठीक है, अब जैसे कि जो ब्लड शेड वॉर हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कई पर यानी यूक्रेन पर रसिया के द्वारा हमला करा गया, काफ़ी सारे चाहे वो मासूम हो या कोई भी हो, सबकी जानें तो गई हैं, क्योंकि एक बार अगर जान चली जाती तो वो तो वापस आ गई नहीं। तो उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं जो जैनिज्म में फ़िलासफ़ीज़ हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस, उस चीज़ को प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी टैकल आसानी से करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रूथफुल का सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आज के समय में हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हर चीज़ फॉल्स, जो एक झूठ है ना, वो ही आधार बनता जा रहा है आज के समय पर। इवन रिश्तों का जो यानी रिलेशनशिप जो होते हैं, उनका भी आधार आज के समय पर झूठ की बुनियादी पर रखा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ों से कहीं ना कहीं जो ट्रूथफुलनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है, जो आज के समय फॉल्स फूड का जो झंडा परचम लहरा रहा है, उससे टैकल करने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबिलिटी की, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्रमोट की जा सकती हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्ट है ना, जो जैनिज्म में जो फिलॉसफीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर हम उन चीज़ों को आसानी से अपनी लाइफ में उतार लें और उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगें, बेसिक जैनिज्म को ना अपनाएं, मगर फिर भी
उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं सुधर जाएगी, अच्छे तरीके से हो जाएगी। क्योंकि एक प्रोबिटी होनी चाहिए। अगर आप सिविल सर्वेंट भी बनते हैं, यानी हम अगर आगे चल के अपने देश को संभालने की अगर इच्छा रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारा जो डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में हम इंडक्ट होंगे, तो वहाँ पर जाकर हम इन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनको एकदम एक तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएँ और इंश्योर कर पाएँ, सारी चीज़ें एक तरीके से एकदम सेमलेस वे में हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जब हम ये सारी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो भक्तिज़म हो, चाहे वो सूफीज़म हो, चाहे फिर वो जैनिज़्म की फ़िलासफ़ीज़ हो, चाहे फिर हम अपने जो वेदास ही क्यों ना पढ़ लें, तो वो सारी चीज़ें हमें जो है ना आगे बढ़ने के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे अगर हम बात करें करप्शंस, स्कैम्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से भी हम आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर जैनिज़्म की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि यहाँ पर आस्तेय और अपरिग्रह, वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों का अगर हम अपनाते हैं, जैसे कि अपरिग्रह, जो अटैचमेंट है प्रॉपर्टी का, भाई आज के समय में अगर मैं आपसे कहूँ कि हर युद्ध जो लड़ा गया है हिस्ट्री में, इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो बेस था वो लैंड ही था। हर चीज़ लैंड के लिए ही लड़ी गई है, एक जो पीस ऑफ लैंड होता है ना, उस चीज़ के लड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंडक्ट कर लें कि भाई जो हमारा अटैचमेंट, अगर हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं हटा दें, तो कहीं ना कहीं हम जो है ना लिबरेट हो जाएंगे, यानी लिबरल बन जाएंगे। फिर हमें जो ना हमारी फ्रीडम मिल जाएगी। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम इंडक्ट कर सकते हैं। आस्तेय, चोरी चकारी तो बहुत ज़्यादा आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, हर एक बंदा, हर एक मतलब एक ना एक, मतलब 100 में 10 में से कम से कम 8 बंदे तो चोर होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं अपनी ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो जैनिज़्म की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, कहीं ना कहीं एंटीडोट का काम करती हैं इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मचार्य। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ब्रह्मचार्य का पालन करता है ना, तो उसके चारों ओर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है उसके सराउंडिंग में, दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। कहीं ना कहीं फिर वो जो है ना दूसरों की तरफ, जो दूसरे पर्सन व्यक्तित्व है ना, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि एक जो पॉजिटिविटी है ना उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद वो अपने डिसीजन पर फर्मलेसली स्टैंड कर पाएगा। ठीक है, उसका जो करेक्टर है, उसकी जो करेक्टर की स्ट्रेंथ है बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे कि अब हम अगर अपनी इंडिया में बात करें, तो आज के समय में जो सिटीजन्स हैं उनका स्ट्रांग होना उनके करेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहलाता है। ठीक है, अगर वो ही अपने करेक्टर को लेकर मतलब जागरूक नहीं रहेंगे कि उन्हें करना क्या है, करना क्या नहीं है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो मान लीजिए एमएलएज हैं, उनको इलेक्ट हम करते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम जनता की बात करें, तो जनता में तकरीबन 40% ही पीपल ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हमारा जो एमएलए है वो कौन है। ठीक है, मगर हम जो वोट वगैरह जो जाती हैं वो पार्टी के रुख पर जाती हैं। ठीक है, जैसा रुख चलता है वैसी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, तो करेक्टर कहाँ से बिल्डअप हो जाएगा। अगर करेक्टर अच्छा होना इंसान का, अब जैसे कि हमारे जो नेतागण हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, अगर करेक्टर बढ़िया हो तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। हम सिविल सर्वेंट भी अगर हम अब बनेंगे, हमारा करेक्टर अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली हम चीज़ों को आसानी से और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें सिखाई जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं जैनिज़्म में, सारी फ़िलासफ़ीज़ हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। और आगे चलकर अगर हम जो यानी जैनिज़्म में 3 ज्वेल्स दी गई हैं, यानी राइट नॉलेज, राइट एक्शन और राइट फेथ, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो हमारी जो लिविंग लाइफ है ना, उसको भी कहीं ना कहीं हम सुधार सकते हैं। ठीक है, हमारी जो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जो इम्पॉसिबल हमें लगती हैं ना, उसको कहीं ना कहीं फिर हम अचीव कर सकते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उतारते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये थी रिलीवेंसी की
आखिर प्रेजेंट लाइफ में कंटेम्प्रेरी एरा में हम जो फिलोसफीज़ हैं, ये हमारी जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो उभर कर आई थी उस समय पर, उनका आज के समय में रिलीवेंस किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि जब मैं आपको बुद्धिज़्म पढ़ाऊंगा तो उसके समय पर भी बुद्धिज़्म के जो रिलीवेंसी है वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। अब वर्धमान के बारे में अगर हम बात करें तो वर्धमान को काफ़ी सारे नामों से एड्रेस करा जाता था, जैसे कि अरहंत, दैट इज़ द वर्दी पर्सन, कि हाँ वो एक वर्दी पर्सन है, ठीक है। जैना के नाम से एड्रेस करा जाता था, निर्ग्रंथा के नाम से एड्रेस करा जाता था, और महावीरा के नाम से भी। महावीरा तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ठीक है। अब जैनिज़्म हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि आगे हम स्प्लिट पढ़ेंगे इसके बाद। तो जैनिज़्म के बारे में साइट भी तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल वो भी प्ले करती हैं, क्योंकि जब हमारा मैप का पोर्शन आता है तो उसमें हमें साइट्स ही तो रिकॉग्नाइज करनी होती हैं। तो सबसे पहले जो जैनिज़्म की जो महत्वपूर्ण साइट हैं वो है वैशाली, ठीक है। वैशाली जो कि बर्थ प्लेस हुआ करता था वर्धमान महावीरा का, ठीक है। फिर आता है राजगीर। राजगीर में सबसे ज़्यादा प्रीचिंग हुई थी, टीचिंग करी गई थी महावीरा जी के द्वारा। पाटलिपुत्र प्रीचिंग सेंटर बना था ये, ठीक है। क्योंकि प्रीचिंग सेंटर किस लिए बना था, यहाँ पर मैं आपको एक और रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मगधा की जो कैपिटल हुआ करती थी, राजगीर भी हुआ करती थी और पाटलिपुत्रा भी हुआ करती थी। पाटलिपुत्रा फिर मगधा के जो रूलर थे वो कहीं ना कहीं महावीरा की फैमिली से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, तो इसलिए पाटलिपुत्रा जो था वो एक प्रीचिंग सेंटर उभर कर आया। फिर पावापुरी डेथ प्लेस हुआ करता था महावीरा जी का। श्रावस्ती की बात करिए, श्रावस्ती महावीरा ने यहाँ पर क्या हुआ था कि अपनी जो पेनेंस है ना उसको फ्रीक्वेंटली यहाँ पर टुक करा था, यानी लिया था। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि जो पेनेंस है या कोई भी ट्रबल है आप उसको जो है ना अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको एस्केप नहीं कर सकते, वो आपका पीछा छोड़ेगे नहीं कभी भी। फाइनल डेस्टिनेशन जो मूवी है उसी की तरह, ठीक है। अब उदयगिरी की अगर हम बात करें, उदयगिरी कंदागिरी, ये एक केव्स हैं जो जहाँ पर हमें जैन बैट्स मिले हैं। जब हमने खुदाई करी यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब यहाँ पर एग्जीक्यूट करा गया तो यहाँ पर हमें जो जैन बैट्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी एक दो जो साइट हैं उदयगिरी और खंडगिरी बहुत इंपॉर्टेंट साइट बन जाती हैं। और चंद्रगिरी की बात करें तो यहाँ पर एक कर्नाटका में साइट है, ठीक है, जैन साइट। और श्रवणबेलगोला जहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे यहाँ पर जाकर उन्होंने क्या करा था यहाँ पर महाकैवल्य अटेंड करा था। और सत्तनवसल केव जो है यहाँ पर हमें जैन पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिली हैं, ठीक है। और माउंट आबू राजस्थान, ये कुछ साइट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जैनिज़्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं स्प्रेड की। अब जैनिज़्म तो हमने पूरा पढ़ लिया, मगर जैनिज़्म आगे चल के स्प्रेड भी तो होता है। आखिर कौन कौन से ऐसे किंग्स थे, कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने जैनिज़्म को पैट्रोनाइज करा, जैनिज़्म को स्प्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, यानी उनके हाथ रहे हैं उसको स्प्रेड करने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो महावीरा जी थे, महावीरा ने अपनी जो मतलब कैवल्य जो था वो कहीं ना कहीं वैशाली में कहीं ना कहीं वो कैवल्य को अटेंड करा, जो कि वैशाली क्या हुआ करता था, एक कैपिटल हुआ करती थी वज्जी महाजनपदा की, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आए वज्जी महाजनपदा में। फिर उसके बाद लच्छवी क्लान, वेदिहास और नत्रिका क्लान भी इसके इन्फ्लुएंस में आ गई, क्योंकि नत्रिका क्लान से तो ऑलरेडी जो महावीरा जी थे वो बिलोंग करा करते थे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपने जो डॉक्ट्रिन्स है ना उनको पढ़ाना चालू कर दिया, उनको प्रीच करना चालू कर दिया। अब बाद में क्या होता है कि महावीरा जी बिंबिसारा से भी मिलते हैं। मैंने आपको जब बिंबिसारा यानी हरियंका डायनेस्टी पढ़ाई थी महाजनपदा के बाद कि मगधा बिफोर मौर्यास, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि महावीरा जो है ना बिंबिसारा से भी मिलते हैं, अजातशत्रु से भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो मगधा है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में आ जाता है जो जैनिज़्म की डॉक्ट्रिन्स थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि महावीरा एक मॉन्क का ऑर्डर यानी एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुम जाओ अलग अलग जगहों पर और जाकर इस जो मेरी टीचिंग्स हैं उनको दूसरे जो पीपल हैं उनको भी पढ़ाओ, जाकर उनको भी समझाओ, उनको भी सिखाओ। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ऑफ मॉन्क भी इस्टेब्लिश करा गया महावीरा के द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो स्प्रेड है ना वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सक्सेसिव माइग्रेशन, यानी
यहाँ पर महावीरा के बाद उनके डिसाइपल, फिर उनके बाद उनके डिसाइपल। अब उनका जो एक्सपेंशन था ना वो इस तरीके से नहीं गया, बल्कि उनका सक्सेसिव माइग्रेशन हुआ है, ना कि कंटिन्यूस एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं, एक्सपेंशन होता बुद्धिज़्म का, क्योंकि बुद्धिज़्म को स्प्रेड बहुत ज़्यादा करा गया था। कुछ रीजंस थे कि बुद्धिज़्म को ज़्यादा पसंद करा गया और जैनिज़्म को कम। जो पहला रीज़न था कि बुद्धिज़्म में जो ना सबसे पहले कि बॉडी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई, ठीक है। बट वहीं पर जैनिज़्म में जो बॉडी जो मतलब आजीविका थी ना उसको कहीं ना कहीं अलग साइड में रख दिया गया और उसको एक तरह का जो वेस्ट है ना उसका करार दे दिया गया। वहीं पर बुद्धिज़्म में ये भी था कि बुद्धिज़्म में जो ना वस्त्र वगैरह पहने जाते थे, मगर वहीं पर जैनिज़्म में न्यूडिटी प्रैक्टिस करी जाती थी। अब यहाँ पर बात करते हैं मगधा में जो जैनिज़्म को सबसे ज़्यादा पैट्रोनाइज करा गया, क्योंकि मगधा कहीं ना कहीं डायरेक्टली अटैच था जैनिज़्म यानी महावीर से, ठीक है। महावीरा जो थे उनसे डायरेक्टली अटैच था, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कैसे, क्योंकि जो महावीरा जी थे उनकी जो मदर थी वो थी त्रिशाला कौन थी? चेटिका की कौन बहन, और वहीं पर जो चेटिका थे उनकी जो डॉटर थी, उनकी डॉटर की जो शादी हुई थी वो बिंबिसारा से हुई थी। बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु हुआ करता था, ठीक है। अब जो बिंबिसारा की वाइफ है वो चेटिका की डॉटर है, यानी त्रिशाला जो है वो बिंबिसारा की जो वाइफ है उसकी बुआ है, यानी बिंबिसारा की भी बुआ हुई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं महावीरा जो है वो मगधा से अटैच हुआ करते हैं। बिंबिसारा का कौन थे? वो मगधा के रूलर हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये अटैचमेंट आगे बढ़ता रहा, ठीक है। इसी तरीके से जो मतलब जो और महाजनपदास हुआ करते जैसे कोसला, काशी, वज्जी, वत्सा और मल्ला, ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा MALLA, ठीक है। मल्ला ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारे जो महाजनपदास हुआ करते ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ चुके थे जैनिज़्म फिलॉसफीज़ के, ठीक है। अब आगे जो बिंबिसारा की जो वाइफ थी, देखिए यहाँ पर वाइफ का नाम था चिल्लाना, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होता है कि जैनिज़्म को जो है ना फुल सपोर्ट मिलता है कहाँ पर? मगध में उसको फुल सपोर्ट करा जाता है। अब उड्डयन कौन था? उड्डयन जो है ना लास्ट रूलर हुआ करता था हरियंका डायनेस्टी का। अब उड्डयन भी जो है ना जैनिज़्म था, जैनिज़्म धर्म उसने अपना रखा था, जैनिज़्म जो संघा था उनको अडॉप्ट कर रखा था। तो यहाँ पर उसने भी एक ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स का इस्टेब्लिश करा ताकि जो जैनिज़्म को स्प्रेड करा जा सके दूर दूर तक, ठीक है। आगे चलकर अगर हम बात करें महापद्मनंदा की, महापद्मनंदा भी एक जो जैनिज़्म के फॉलोवर हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जैनिज़्म को स्प्रेड करने में काफ़ी अहम रोल प्ले करा, ठीक है। अब बात करें उदयगिरी और खंडगिरी केव की, तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट इंडिया हमें देखने के लिए मिलती हैं ऐसे ही कुछ एविडेंसेस, जैनिज़्म से रिलेटेड पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिलती हैं। और जो काफ़ी रूलर ऐसे भी थे जिन्होंने जैनिज़्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्यन साम्राज्य में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उन्होंने जो भद्रबाहु जब साउथ इंडिया से आते हैं नॉर्थ इंडिया में स्थलभुद्रा यानी स्थलबाहु से मिलने के लिए, तो वहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं वो भद्रबाहु के साथ में चले जाते हैं और जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ दी नेकेड वन, ठीक है। फिर वहाँ पर जो आगे चलकर क्या होता है कि अशोका के जो ग्रैंडसन हुआ करते थे सांप्रथी और कारवेला, ये भी कहीं ना कहीं जैनिज़्म के फॉलोवर हुआ करते थे और इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा। अब आगे चलकर क्या होता है कि महेंद्र वर्मन जो पहले पाल्लव रूलर हुआ करते थे वो भी जैनिज़्म के फॉलोवर हुआ करते थे, जिन्होंने सितनवत्सल केव में हमें जो पेंटिंग्स मिलती हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पर इसी समय पर वो कार्व करी गई थी, ठीक है। अब आगे चलकर क्या होता है कि जो जैनिज़्म था वो कहीं ना कहीं फिर साउथ इंडिया में एंटर कर जाता है बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जब भद्रबाहु यानी भद्रबाहु, एक मिनट मैं नाम भूल गया, हाँ भद्रबाहु जब नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील करते हैं जो एक जो प्री जैनिज़्म हुआ करता था उसके साथ अट्रैक्टिव फील करते हैं, तो उसके साथ वो वहाँ पर साउथ इंडिया में एंटर कर जाते हैं और साउथ इंडिया में इसी प्रकार से जैनिज़्म एंटर कर जाता है। फिर क्या होता है कि वो एक एस्केटिक मोंक बन जाते हैं श्रवणबेलगोला में, और फिर वहाँ पर चंद्रगिरी में कर्नाटका में फिर वो महाकैवल्य अटेन करते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं संतारा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि स्प्रेड कैसे हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप मेरी वीडियो दोबारा देखिए, शुरू से चलाइए और फिर देखिए।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्प्लिट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म स्प्लिट भी तो होता है क्योंकि वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु। पहले वो होते हैं श्वेतांबर्स और दूसरे होते हैं दिगंबर्स। मगर आखिरकार बात क्या हुई थी कि जो जैनिज्म था वो दो भागों में बट गया। क्या होता है कि जो पहले जो मतलब अब जैनिज्म के मतलब महावीरा के बाद जो बागडोर संभाली थी वो स्थूलभद्र थे, ठीक है। मोंक्स जो दो मोंक हुआ करते थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु, स्थूलभद्र यानी स्थूलबाहु भी बोला जाता था इनको, ठीक है। अब जो स्थूलभद्र थे वो वाइट रोब पहना करते थे, वहीं पर जो भद्रबाहु हुआ करते थे वो नेकेड हुआ करते थे, जिनको दिगंबर नाम से जाना जाता है आज के समय में भी। अगर बात करें पिछले समय की यानी उस समय की जिस टाइम ये स्प्लिट हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर मगधा में फैमाइन आया हुआ था यानी अकाल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो भद्रबाहु उस चीज़ को एस्केप करने के लिए जो नॉर्थ इंडिया है उसको छोड़ देते हैं और वो साउथ इंडिया में चले जाते हैं श्रवणम बेलगोला में। जिससे कि क्या होता है कि साउथ इंडिया में जो प्राकृत लैंग्वेज है वो एंटर कर जाती है। इसके बाद जो भद्रबाहु जी हैं वो कुछ समय बाद मगधा वापस आते हैं। जब वो मगधा वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि स्थूलभद्र जो है उन्होंने जो है ना वाइट रोब पहनी हुई है, जिसको देखकर जो है ना भद्रबाहु जी बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तुमने जो जैनिज्म की जो जितनी भी चीज़ें हैं फिलॉसफीज़ वगैरह उनको कहीं ना कहीं नकार दिया और वाइट रोब पहनने लग गए। हमारा तो जो धर्म है वो तो नेकेड यानी बिना वस्त्र के ही रहना सिखाता है। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं जो भद्रबाहु जी हैं उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई जो स्थूलभद्र यानी स्थूलबाहु के द्वारा करी गई थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए उनमें जो है ना कहीं फिर बहस छिड़ जाती है यानी क्वेरल हो जाती है एक रोब के पीछे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैनिज्म में एक अंगा क्रिएट होता है यानी एक टेक्स्ट क्रिएट करी जाती है। जैसे कि यहाँ पर 305 BC में स्थूलभद्र द्वारा एक काउंसिल जो है ना वो कन्वीन करी गई थी। जब 305 BC में जो काउंसिल है वो कन्वीन करेगी तो उसके बाद क्या हुआ कि जो काउंसिल है ना कन्वीन करने के बाद इसमें एक स्प्लिट अकर हो गया, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो स्थूलभद्र जी थे। तो यहाँ पर जो टीचिंग्स थी जो 14 लास्ट पुराज हुआ करते थे उनको कहीं ना कहीं फिर रिप्लेस कर दिया गया, किससे, अंगा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ें आ चुकी थी। पहले क्या हुआ करता था कि ओरल ट्रांसमिशन हुआ करता था, जिसके बाद जो जैनिज्म है उसमें वो जो है ना दो भागों में बट गया। पहले थे श्वेतांबर्स और दूसरे थे दिगंबर्स। अब श्वेतांबर और दिगंबर मैंने आपको बता दिए। श्वेतांबर वो हुआ करते थे जो नॉर्थ इंडिया में रहा करते थे, जो वाइट रोब पहना करते थे, ठीक है। और वहीं पर जो दिगंबर हुआ करते थे वो भद्रबाहु के फॉलोवर हुआ करते थे, यानी जो प्री जैनिज्म था उसको फॉलो करने वाले जो दिगंबर कहलाए, जो नेकेड थे, ठीक है। समझ में आया आपको? अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि भद्रबाहु जो होते हैं जब इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं अब यहाँ से चला ही जाता हूँ, और वो मगधा को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो जो है फ्रिक्वेंटली कभी कभी विजिट भी कर देते हैं नॉर्थ इंडिया में। इसी तरीके से एक दिन वो विजिट करते हैं तो वो जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य जी की कमाक्रॉस आते हैं। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी जब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य जी भद्रबाहु की जो पर्सनैलिटी थी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो वो जैनिज्म के जो प्री जो जैनिज्म था उसको फॉलो कर रहे थे तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी भी जैनिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद इनके साथ ही चले जाते हैं श्रवणम बेलगोला, जहाँ पर चंद्रगिरी में उन्होंने संतारा यानी महाकैवल्य अटेंड करा था। तो ये थी पूरी वीडियो जैनिज्म के ऊपर। अगला हमारा रहेगा बुद्धिज़्म, मगर मैं इसके बाद क्या करूँगा कि जो जैनिज्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो भी लेकर आऊँगा कि आखिरकार क्वेश्चन किस प्रकार के, छोटी सी वीडियो बनाऊँगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। और एक सिलेबस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सिलेबस किस किस प्रकार का है और कैसे कैसे हम कवर अप करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, और कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं 2 वीडियो बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग। और जो क्वेश्चंस है ना प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी मैं एक अलग वीडियो बना करूँगा हर एक टॉपिक के ख़त्म होने के बाद। जैसे कि अभी जैनिज्म ख़त्म हुआ है तो जैनिज्म की बनाऊँगा, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म की बनाऊँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बुद्धिज़्म रहेगा, मगर उससे पहले हम मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देखेंगे अब तक 2013 से अब तक जो जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में भी। तो अभी तक फ़िलहाल के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो एक और नई इन्फॉर्मेशन में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।